जो मौजूदा बजट 2025 और 26 पेश किया गया है, पिछले बजट से कितना बेहतर है? पिछले के मुकाबले में मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बहुत बड़ी चेंजेस की गई हैं। इवन जो एलोकेशन है वो भी आलमोस्ट वही रखी गई है, और जो इंसेंटिव या फैसिलिटीज़ बड़े आसानी से मौजूदा टैक्स पेयर को दी जा सकती थी वो नहीं दी गई। तो मेरा ख्याल है सिर्फ ये किया गया है कि थोड़ी कलेक्शन ठीक चल रही है, सिस्टम सही चल रहा है, लिहाजा इसका स्टेटस जो है वो मेनटेन रखा जाए। 10% तनख्वाह ना बढ़ी तो फिर क्या होगा? फिर तो ये टैक्स पे जो सैलरी पर्सन है बिल्कुल तबका पिस जाएगा। सैलरी नहीं भी बढ़ाना चाहते तो उनकी मेहरबानियां ना बढ़ाएं, लेकिन जो पिछले बजट में एक्सपोनेंशियली हाई किया गया था टैक्स रेट को और सरचार्ज भी लगाया गया था, उसको खत्म करना। हर साल मजदूर की सैलरी में इजाफा किया जाता है, इस दफा तो बजट में उसका कोई ऐलान नहीं हुआ, ना कम की गई ना बढ़ाई गई। जो मिनिमम तनख्वाह है वो 37,000 से लेके 1,37,000 भी कर दे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो जमीनी गायक हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स है। आप जाके रियल एस्टेट में देखे मजदूरों को कितनी सैलरी मिल रही है। जितनी देर तक आपकी इन्फोर्समेंट ठीक नहीं होगी ये सैलरीज बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता। ये बजट भी हमारा को जमीनी हकायक से मिलता जुलता है या बिल्कुल बरकस है? आपने इलेक्ट्रिसिटी का कोई इंडस्ट्रियल इंसेंटिव नहीं दिया कि बंदा कहे कि अच्छा जी पहले 40 रुपए यूनिट था अब 10 रुपए यूनिट हो गया, या पहले 20 था अब 10 पे चला गया। इम्पोर्ट को कम करने या एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी कोई इकदाम नजर आए तो कस्टम ड्यूटी कम हो रही है, ये एक ऐसा इंसेंटिव है जो एक्सपोर्ट को मिल सकता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस को फोकस किया गया है, तो आप क्या समझते हैं? 2025 का जो बजट है इसमें एस्टीमेट देखें तो डायरेक्ट टैक्सेस ऑलमोस्ट 48% होंगे और इनडायरेक्ट जो है वो 52% होंगे। बजट में सरमायाकारों को और इन्वेस्टर को राग़ब करने के लिए कुछ नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई एक लफ्ज भी यूज किया है पूरी बजट तकरीर में कि ये हम कर रहे हैं जिसकी वजह से धड़ाधड़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आएगी। एग्रीकल्चर को इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, टैक्सेशन में लाएंगे और इंसेंटिव देंगे उनको, कुछ हुआ इसमें? गिला तो बनता लेकिन शायद फेडरल गवर्नमेंट से नहीं बनता, क्योंकि अब जब से 18वीं तरमीम आई है सारा कुछ जो है वो हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर मेनली सूबों की तरफ चला गया। 7E की तो तलवार लटक रही है अभी। प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी ऐसा इंसेंटिव नहीं है जिससे हम कह सकें कि जी एग्रीकल्चर बेहतर होगी। हाँ, जो एग्रीकल्चर मशीनरी ड्यूटी फ्री आती थी वो एग्जम्पशन खत्म हो गई, तो यही मैं बता सकता हूँ कि कितना बड़ा फोकस है हमारा इस वक्त। कंपनी के चेयरमैन को, CEO को अभी अरेस्ट, वो उन्होंने रेस्ट ही करना है क्योंकि खुद कुछ नहीं कर पा रहे, तो दूसरों को ही रेस्ट करना ना। जितने भी नॉन टैक्स पेयर हैं उनको प्रॉपर्टी खरीदने नहीं देंगे, गाड़ियां खरीदने नहीं देंगे। हजरत वो सारे लोग तो कैश पे बिजनेस करते हैं, आपका तो कुछ फायदा होना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं जलीबी। नाज़रीन, मौजूदा बजट 2025 और 26 में हुकूमत ने नए टैक्स लगाने की बजाय टैक्स रेट को बढ़ाया और फाइलर और नॉन फाइलर के कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए इस दफ़ा हुकूमत की तरफ जो सख्त इक़दाम बताए जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने बताया कि नॉन फाइलर ना प्रॉपर्टी खरीद सकेगा, ना गाड़ी खरीद सकेगा, ना बैंक की सहूलत उसको मिलेगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन फाइलर के खिलाफ इस दफ़ा घेरा तंग करने के लिए हुकूमत करने जा रही है। इस बजट में क्या खोया क्या पाया, मौजूदा टैक्स पेयर को क्या प्लानिंग करनी होगी, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। इस प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सफदर साहब, आप FC हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं, मेंबर ICAP हैं, और CA कंपनी तारक अब्दुल गनी के पार्टनर हैं, और मुझे ज्वाइन करेंगे शेख अदील शहर साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, फिनांस सेक्रेटरी हैं, इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के। सफदर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा सर। जो मौजूदा बजट 2025 और 26 पेश किया गया है, पिछले बजट से कितना बेहतर है? पिछले के मुकाबले में मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बहुत बड़ी चेंजेस की गई हैं। इवन जो एलोकेशन है वो भी ऑलमोस्ट वही रखी गई है, तो सिर्फ एक स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। कुछ चीज़ें जो बेहतर हो सकती थी उनको नहीं छेड़ा गया, जो इम्प्रूवमेंट या इंसेंटिव दिए जा सकते थे उनको भी नहीं हिलाया गया। ज़्यादा फोकस इस तरफ रहा है फाइलर और नॉन फाइलर, और फिर नॉन फाइलर के गिर्द कैसे घेरा तंग किया जा सकता है, और जो इंसेंटिव या फैसिलिटीज़ बड़े आसानी से मौजूदा टैक्स पेयर को दी जा सकती थी वो नहीं दी गई। और जो लोगों की कंप्लेंट्स थी स्पेशली सैलरी टैक्स
टैक्स पेयर की या नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर की कि हमारे ऊपर सरचार्ज भी लगा दिया गया, सुपर टैक्स भी लगा दिया गया, उसको नहीं इंसेंटिवाइज किया गया। जो कॉमन आदमी है उसको जो इंसेंटिव दिया जा सकता था जिससे कि आपके रेवेन्यू भी इफेक्ट ना होते, उसको भी नहीं हलाया गया। तो मेरा ख्याल है सिर्फ ये किया गया है कि थोड़ी कलेक्शन ठीक चल रही है, सिस्टम सही चल रहा है, लिहाजा इसका स्टेटस जो है वो मेंटेन रखा जाए। टैक्स रेट बढ़ाए गए हैं, आप समझते हैं? कहीं बढ़ाया गया है, कहीं कम किया गया है, लेकिन ओवरऑल मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसेंटिव या ऐसा इसमें स्टेप लिया गया है जिससे हम कहें कि हाँ पहले की निस्बत अगर एग्रीकल्चर डाउन है तो बेहतर हो जाएगा, अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है अंडर प्रेशर है तो वो बढ़ जाएगी, अगर इनपुट कॉस्ट हमारी ज़्यादा हो रही है तो वो कम हो जाएगी। ऐसे तमाम रिक्वायरमेंट या इंसेंटिव जो एक इकोनॉमी को बूस्ट दे सकते हैं और उसके ग्रोथ रेट को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं किया गया। अच्छा सफदर साहब, सैलरी पर्सन को वज़ीर खजाना साहब ने कहा हमने रियायत दी है टैक्स रेट, बाकी उनके तो स्लैब में कोई कमी भी की गई है, लेकिन अब अभी तो बजट पास नहीं हुआ। हुकूमती ज़राए से जो मालूम हो रहा है जो तनख्वाह 10% बढ़ाने का ऐलान था उसको वापस लिया जा रहा है, वो 10% तनख्वाह ना बढ़ी तो फिर क्या होगा? फिर तो ये टैक्स पे जो सैलरी पर्सन है बिल्कुल तबका पिस जाएगा। देखिए जी, पिछली दफ़ा भी ऐसा ही था कि जी बड़ी फैसिलिटीज़ दी गई थी और टैक्स रेट बढ़ा दिया गया था, नेट रिजल्ट जीरो था। तो अभी सैलरी नहीं भी बढ़ाना चाहते तो उनकी मेहरबानियां ना बढ़ाएं, लेकिन जो पिछले बजट में एक्सपोनेंशियली हाई किया गया था टैक्स रेट को और सरचार्ज भी लगाया गया था उसको ख़त्म करना चाहिए। अगर वो ख़त्म कर दें तो ये जो इंसेंटिव है ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसका फ़ायदा गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को होगा, क्योंकि अगर सैलरी गवर्नमेंट बढ़ाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की हद तक रहती है, वो प्राइवेट सेक्टर पे एप्लीकेबल नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर की चॉइस है उसको अडॉप्ट करे या ना करे। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जब बढ़ाती भी है तो वो बड़ी कैलकुलेटेड मूव लेती है, बेसिक सैलरी पे बढ़ेगी, ये अलाउंस शामिल होगा नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा नॉमिनल से ही आता है इंक्रीमेंट का। और उसके ऊपर भी अगर टैक्सेस की फिगर डाल दें तो 6% बढ़ा के अगर उसका जो टैक्स ब्रैकेट है वो 23% से 35% में चला जाता है तो जो नेट रिजल्ट है वो नेगेटिव ही रहेगा। अच्छा सफदर साहब, वैसे आप ये बात सही कह रहे हैं, प्राइवेट उसका इतलाक नहीं होता। हर साल मजदूर की सैलरी में इजाफा किया जाता है, पिछले साल 37,000 तक ले गए। इस दफा तो बजट में उसका कोई ऐलान नहीं हुआ, ना कम की गई ना बढ़ाई गई। जो मिनिमम तनख्वाह है वो 37,000 से लेके 1,37,000 भी कर दे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो जमीनी गायक हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स है। आप जाके देखें, इतनी बड़ी फूड इंडस्ट्री है, आप जाके देखें कि होटलों में कितनी सैलरी मिल रही है उनके वर्कर्स हैं, आप जाके रियल एस्टेट में देखें मजदूरों को कितनी सैलरी मिल रही है। जितनी देर तक आपकी इन्फोर्समेंट ठीक नहीं होगी ये सैलरीज बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ जाती है, एक पॉलिटिकल नारा आप ले लेते हैं कि जी मैंने 37 से 40 कर दी, 40 से 50 कर दी, लाख कर दी, लेकिन आप देखें तो सही अगर आपने 37 भी किया कि किसी को 30 भी मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो जब तक हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट ठीक नहीं होगी इन कवानीन का कोई फायदा नहीं। आप टैक्स रूल्स को देख लें, सेल टैक्स को देख लें, इनकम टैक्स को देख लें, लेबर लॉज को देख लें, जितनी भी कंप्लायंस है वो प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम लेवल पर है। तो जब तक इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी नाराबाजी होगी जो हर साल होती है और हर हुकूमत की तरफ से होती है। सफदर साहब, आप कह रहे हैं ज़मीनी हक़ाइक़ की बात की, ये बजट भी हमारा को ज़मीनी हक़ाइक़ से मिलता जुलता है या बिल्कुल बरकस है? हम देखते हैं कि एक बिजनेसमैन है, अगर वो काम कर रहा है तो देखना पड़ेगा कि क्या पिछले सालों में उसके पास क्या था, आज क्या है, पिछले सालों में वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था, आज उसका क्या हल मिला है। तो पिछले 5 से 10 सालों में हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट 3-4 चीज़ों के ऊपर परेशान है। नंबर 1, एक उसकी इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है, नंबर 2 उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बड़ी ज़्यादा है, नंबर 3 वो डिफरेंट डिपार्टमेंट की वजह से तंग रहता है, ब्लैकमेल होता है, नंबर 4 उसके टैक्सेस ज़्यादा है, नंबर 5 उसके पास कोई गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव नहीं है। अब आप देखें इस बजट में क्या हुआ है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का कोई इंडस्ट्रियल इंसेंटिव नहीं दिया कि बंदा कहे कि अच्छा जी पहले 40 रुपये यूनिट था अब 10 रुपये यूनिट हो गया, या पहले 20 था अब 10 पे चला गया। कोई मटीरियल किस्म का इंसेंटिव नहीं है। एक इंसेंटिव जिसे आप कह सकते हैं कि वो मिला है कि करेंसी स्टेबल रही है, आपका इंटरेस्ट रेट नीचे चला गया है, ये एक बेनिफिट है एज कम्पेयर टू रीजन। इस वक्त हमारा जो इंटरेस्ट रेट है एट पार है। तीसरा जो है वो इन्फ्लेशन कम हो गई है, 29% से 0.3 है और कहा जा रहा है कि अगले साल में 7% से ऊपर नहीं जाएगी। ये 3 चीजें जिसे हम कह सकते हैं कि वो बेहतर हुई हैं। अदरवाइज अगर हमें दुनिया में कम्पीट करना है तो ये देखना पड़ेगा कि हमारा इमीडिएट नेबर जैसे चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, उनके क्या इनपुट कॉस्ट है, उनको कंपैरेटिवली क्या चीज़ें कॉस्ट करी और हमारी क्या है। अगर हम देखें हमारी सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसमें हमारा इमीडिएट कंपेटिटर है वो चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, थाईलैंड
स्विट्जरलैंड है। इन चारों में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, जो कि मेजर कंपोनेंट है, वो हमसे काफी कम है। इन चारों में जो इंटरेस्ट रेट है एक्सपोनेंशियली लो था, हमारा पिछले सालों में 22% तक भी चला गया, अब जाके कंपैरेटिवली वो एक 12% पे आया। लेकिन वहां पे नए बिजनेस स्टार्ट करने पे इंसेंटिव है, यहाँ नए बिजनेस करने पे कोई इंसेंटिव नहीं है। वहाँ नए बिजनेस को सब्सिडाइज लोन मिलते हैं, इवन बांग्लादेश में भी मिलता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक नॉन कॉटन कंट्री होने के बावजूद एक्सपोनेंशियल एक्सपोर्ट करता है। तो हमें, अगर हम खुद कुछ इनोवेट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हमें अपने आसपास के लोगों से सीखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, और हमें सिर्फ उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा सफदर साहब, इस बजट में इंपोर्ट को कम करने या एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी कोई इकदाम नजर आए? मेरा नहीं ख्याल कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के कोई इकदाम आया। हाँ, एक इनडायरेक्ट वे से हो सकता है कि कस्टम ड्यूटी कम की गई है, वो एक ऐसा लगता है जिससे एक्सपोर्टर अगर कोई ऐसा इनपुट यूज करता है, जो कि हमारे ज्यादातर एक्सपोर्टर के मटेरियल जो है या सप्लाई चेन है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड है, तो कस्टम ड्यूटी कम हो रही है, ये एक ऐसा इंसेंटिव है जो एक्सपोर्ट को मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप ये देखना चाहें कि क्या हमें करना चाहिए एज अ नेशन कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके, तो सबसे तो पहले आपको सेगमेंट करना चाहिए सर्विस सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में अगर आप देखें तो एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिससे आपकी एक्सपोर्ट जल्दी बढ़ सकती है, इंडस्ट्री में इतनी जल्दी नहीं बढ़ सकती। आपको आईटी में फोकस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कर भी रही है, लेकिन जिस तरह से स्टार्टअप को इंसेंटिवाइज किया जाता है, फंडिंग मिलती है, बैंक्स इन्वेस्ट करते हैं, वैसा पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है। उसको इनकरेज करना चाहिए, गवर्नमेंट को अपना फंड बनाना चाहिए। सऊदी अरब में जो इस वक्त इतनी हाइप है, तो उसका पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड अगर देखें तो कोई भी स्टार्टअप चला जाए, इतना इंसेंटिव है कि सिर्फ आप एक आइडिया ले लें और आपके बाकी सारे काम जो है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड कर रहा होता है। उसके साथ साथ आप आईटी सेक्टर के साथ आप सर्विस सेक्टर को हेल्प आउट करें, वोकेशनल ट्रेनिंग दे। आपके पास इतना बड़ा यंग पॉपुलेशन का पूल है, उसे आप वोकेशनल ट्रेनिंग दे, और इस वक्त बेइंतहा डिमांड है वोकेशनल ट्रेनिंग में सर्टिफाइड लोगों की। हेल्थ केयर में लोगों की डिमांड जो है वो लाखों में है, तो आप इनको इंसेंटिवाइज करें, ट्रेनिंग दें और आप इनको एक्सपोर्ट करें। तो जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी हो सकती है वो ये है कि आप आईटी को सपोर्ट करें, लोगों को ट्रेनिंग दें, आप अपने सर्विस सेक्टर को इंप्रूव करें, लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दें, आप हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेनिंग दें, लैंग्वेज में ट्रेनिंग दें, किसी को अरबी लैंग्वेज सिखाएं, किसी को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएं। तो इतनी ज़्यादा डिमांड है हेल्थ सेक्टर में कि आपका अच्छा खासा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ सकता है और लोगों की किस्मत भी बदल सकती है। और तीसरा ये है कि आप अपनी जो गुड्स की एक्सपोर्ट है उसको सेगमेंटाइज करें, डाइवर्सिफाई करें। आपका जो फोकस है वो सिर्फ टेक्सटाइल है। इस वक्त दुनिया में हलाल फूड की डिमांड इतनी ज़्यादा जिसे आप पूरा कर सकते हैं। आपने चंद साल पहले हेम्प के ऊपर एक इंसेंटिव लिया था, एक इनिशिएटिव लिया था, उसको आप इंसेंटिवाइज करें। इतना बड़ा हेम्प एक्सपोर्ट के अंदर पोटेंशियल है कि आपकी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट के मुकाबले में आप पूरी अपनी हेम्प इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। आपने ओलिव ऑयल में इंसेंटिव लिया था, आपने देखा भी कि अभी पाकिस्तान के एक वेंडर को बेस्ट ओलिव ऑयल का अवार्ड मिला है, तो आप उसको इंसेंटिवाइज करें ताकि आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो। आपके जो दो बड़े इंपोर्ट के बिल हैं वो एक कुकिंग ऑयल का है, दूसरा जो है वो आपका ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स का है। तो आप इनको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं, लोकल प्रोडक्शन की तरफ है, लोगों को इंसेंटिव दें कि जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं ऑनशोर और ऑफशोर ड्रिलिंग के लिए पाकिस्तान में है। तो इसी तरह आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। अदरवाइज जो है फिर वो यही है, लोन लेते जाओ, लोन पे करते जाओ, लेते जाओ और पे करते जाओ। सदर साहब, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस को फोकस किया गया है, तो आप क्या समझते हैं? देखिए, एक जो प्रूडेंट टैक्सेशन सिस्टम हो सकता है वो वही हो सकता है जहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा हो और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो कम हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमेशा पब्लिक में ट्रांसफर होते हैं और सिर्फ इन्फ्लेशनरी इफेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। अगर आप 2025 का जो बजट है इसमें एस्टिमेट देखें तो डायरेक्ट टैक्सेस ऑलमोस्ट 48% होंगे और इनडायरेक्ट जो है वो 52% होंगे। पेरेंटली तो ये 50-50 है, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस को भी सिक्योरिटाइज करें तो इस वक्त डायरेक्ट टैक्सेस भी मोर देन 50% इनडायरेक्ट की कैटेगरी में ही कलेक्ट हो रहे हैं। जैसे ज्यादातर टैक्सेशन जो है विद होल्डिंग से आती है, इंपोर्ट से आती है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारा फोकस जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ज्यादा है, डायरेक्ट टैक्सेस पे कम है। इनडायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस होने का प्रॉब्लम दो है। एक ये कि सारे बिजनेसमैन उसको अपनी प्राइसिंग का पार्ट बनाते हैं, कंज्यूमर पे शिफ्ट करते हैं। दूसरा ये कि वो सारी प्राइसेस बढ़ जाती हैं और अल्टीमेटली इन्फ्लेशनरी इफेक्ट जो आता है और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बढ़ती है। अच्छा सदर साहब, दूसरा ये बजट है जो हमारी इकोनॉमी में बेहतरी लाने के लिए मौमन साबित हो सकता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इस बजट में सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टेटस को मेंटेन किया गया है। इस वक्त बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आ रही थी
वो आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आ रही थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी और लोकल इन्वेस्टमेंट भी हो रही थी। अब आपने क्या किया, फिर आपने उसको कैप कर दिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को तो फिर 10 साल की एग्जाम्पशन मिल गई है, 2035 तक मिल गई है। पहले आप ये करते थे कि आप फैसला करते थे, कल वो इम्प्लीमेंट होता था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये कर्टेल नहीं करना चाहिए था, इसको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट के साथ इसको जारी रखते, क्योंकि यही तो एक मेन सोर्स था जिससे आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी। आप ये कर सकते थे कि लोकल इंडस्ट्री जो सब्स्टिट्यूट हो रही थी उसको कर्टेल करते, या ये करते कि जो स्पेशल इंडस्ट्री जो इधर अभी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है उनके लिए इंसेंटिव जारी रखते। अब आपने आज उसको कर्टेल कर दिया। पिछले साल या इस साल जिन लोगों ने वो इन्वेस्टमेंट किया है, आज तो उनकी प्रोडक्शन नहीं आ रही, उनकी प्रोडक्शन हो सकता है 2 साल बाद आए। तो जिसने प्लान किया था कि मैं 10 साल की एग्जाम्पशन लूंगा, आपने उसको कर्टेल करके 7-8 साल पे ले लिया। यही प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे रहता है। जो फॉरेन इन्वेस्टर है हमेशा यही कंप्लेन करता है कि आपकी पॉलिसी जो वो कंसिस्टेंट नहीं रहती। आप एक साल कुछ करते हैं, दूसरे साल कुछ कर सकते हैं, तीसरे साल कुछ कर देते हैं। तो आपने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया था जिससे आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी, तो आप उसको जारी रखते, बंद करने की बजाय इंसेंटिवाइज कर लेते, मिनिमम चार्जेस पे ले जाते और लोकल को सब्स्टिट्यूट करते, जिस वजह से आपने इसको बंद किया। तो आप सफदर साहब क्या समझते हैं, इस बजट में सरमायाकारों को और इन्वेस्टर को राग़ब करने के लिए कुछ नहीं है? मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई एक लफ्ज भी यूज किया है पूरी बजट तकरीर में कि ये हम कर रहे हैं जिसकी वजह से धड़ाधड़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आएगी। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी वो आपके लोकल लोगों की, आपके ट्रेडर्स की, आपके मैन्युफैक्चरर की मेहनत से ही आएगी। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई इंसेंटिव अनाउंस नहीं किया कि ये हम काम कर रहे हैं इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। अच्छा सफदर साहब, जिस तरह हम पहले थोड़ी सी IT की बात कर रहे थे, अगर हुकूमत IT को फोकस करने के लिए उसके पास इतने मसाइल नहीं है, ज़ाहिर बात है कर्जा लेना पड़ता है बार बार, तो वो मुल्क चलाने के लिए तो लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे सकती, तो प्राइवेट सेक्टर से ये मदद ली जा सकती है। जिस तरह अभी इस बजट में हुकूमत FBI जो कह रहा है एक्सपर्ट को, जो प्रोफेशनल है उनको अपॉइंटमेंट करेगी टैक्स बेस को, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए और ऑडिट के लिए। देखिए, ये जो इकदाम है कि आप एक्सपर्ट को हायर करेंगे कि आप टैक्स में एफिशिएंसी ला सकें, ये बहुत अच्छा है। आप इसी को कॉपी कर सकते हैं किसी भी दूसरे सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। IT में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको बिलियंस की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आपको चंद ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो लोगों को गाइड कर सकते हो, जो लोगों को बता सकते हो कि आपने बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश करना है। आप बैंकों को सपोर्ट करें कि आप जो नए आ रहे हैं लोग, जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनमें इन्वेस्ट करें, आप उनको फंडिंग करें। आप जो VCs हैं उनको इंसेंटिवाइज करें, आप उनको टैक्स इंसेंटिव दें, वो खुद अपनी अर्निंग करेंगे, खुद इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। इस वक्त जो पूरी दुनिया में VC फंडिंग है और जो पाकिस्तान में है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कहीं लोएस्ट में जाके फॉलो करते हैं, हमारे पास पीनट्स आते हैं VC फंडिंग के। तो आप अगर फॉरेन VC फंड्स को इंसेंटिवाइज करें या लोकल को इंसेंटिवाइज करें, बैंकिंग को इनकरेज करें, तो ये सारा कुछ जो है वो पॉसिबल है। वहाँ आपको बिलियंस ट्रिलियन ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये ऐसा सेक्टर है जो आपको नेक्स्ट ईयर में रिटर्न दे देगा। अगर आज आप एक, जैसे आप कहते हैं जी हम डैम बनाएंगे, बिजली सस्ती हो जाएगी, एग्रीकल्चर पे इतना इम्पैक्ट आएगा, तो ये प्रोजेक्ट 10 साल पे चलता है। अच्छा, एग्रीकल्चर को भी सदर साहब इसमें बजट में कोई फोकस किया है हुकूमत ने? जो कहा जा रहा था एग्रीकल्चर को इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, टैक्सेशन में लाएंगे और इंसेंटिव देंगे उनको, कुछ हुआ इसमें? ये हमारा गिला तो बनता है लेकिन शायद फेडरल गवर्नमेंट से नहीं बनता, क्योंकि अब जब से 18वीं तरमीम आई है सारा कुछ जो है वो हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर मेनली सूबों की तरफ चला गया। 7E की तो तलवार लटक रही है अभी। वो हालांकि सूबे का टैक्स बनता है, ये वफाक का बनता है, लेकिन वो टैक्स पेयर के ऊपर तलवार तो है। हाँ, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी ऐसा इंसेंटिव नहीं है जिससे हम कह सकें कि जी एग्रीकल्चर बेहतर होगी। हाँ, जो एग्रीकल्चर मशीनरी ड्यूटी फ्री आती थी वो एग्जम्पशन खत्म हो गई है, तो यही मैं बता सकता हूँ कि कितना बड़ा फोकस है हमारा इस वक्त। अदरवाइज एक अच्छा काम किया है कि जो पाकिस्तान सीड कॉरपोरेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक बेहतर कदम है, जो एक हमें आने वाले सालों में हमें फूड सिक्योरिटी या एग्रीकल्चर अलायंस में जो है वो हेल्पफुल होगा। अच्छा सदर साहब, बजट जो पेश हुआ है, चलो पास भी हो जाता है, यही पास हो जाता है, शायद टैक्स पेयर को कुछ सुकून मिलेगा, क्योंकि जो सारा साल तरमीमी ऑर्डिनेंस आते हैं, तरामीम आती हैं, SROs आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, उनसे लोगों में जो बदगुमानी, बदअतमादी पैदा हो रही है, क्योंकि उनकी प्लानिंग, उनके जो बिजनेस हैं वो करने में उनको मुश्किलात पैदा होती हैं। टैक्स पेयर को भी
टैक्स कलेक्टर को भी, टैक्स कंसल्टेंट को भी। अब कल क्या होना है, आज ये टैक्स वसूल कर रहा है, कल दूसरा वसूल करना है, परसों और तरमीम आ जाती है। आप समझते हैं इनको रुकना चाहिए? जी बिल्कुल रुकना चाहिए। थोड़ा सा मामला कम तो हुआ है लेकिन रुका अभी तक नहीं। जैसे आपने पिछले साल में देखा कि पहले इंसेंटिव आगे लेके ऐसा रो के जी बंदे अरेस्ट हो जाएंगे, CFO अरेस्ट हो जाएगा। वो तो अब भी है, कंपनी के चेयरमैन को, CEO को अब भी अरेस्ट, वो उन्होंने अरेस्ट ही करना है क्योंकि खुद कुछ नहीं कर पा रहे, तो दूसरों को ही अरेस्ट करना ना। अब तो ये होना चाहिए कि आपने क्या किया। आप जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं, जो ब्लैक इकोनॉमी है, उस पर तो कुछ कर नहीं रहे ना। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स को कुछ कर रहे हैं। आप धड़ाधड़ जो है ऐसे काम करते हैं कि जो काम कर रहा है उसको प्रेशराइज करो कि तेरी जिम्मेदारी है, तुमने ये काम करना है। हाँ, एक छोटा सा स्टेप इस दफा इन्होंने लिया है कि जी हम जितने भी नॉन टैक्स पेयर हैं उनको प्रॉपर्टी खरीदने नहीं देंगे, गाड़ियां खरीदने नहीं देंगे और वो बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हजरत वो सारे लोग तो कैश पे बिजनेस करते हैं, आपका तो कुछ फायदा होना नहीं है। तो आप समझते हैं नॉन फाइलर के खिलाफ जो इकदाम हुकूमत करने जा रही है, ये क्या मुमकिन है? मुमकिन है जी, क्योंकि अब तो सारा डेटा CNA के साथ लिंक है, नादरा के साथ लिंक है। अगर इनकी विल हो तो सारा कुछ हो सकता है। फिर अब तक वो पकड़े जाने चाहिए थे, या हमारे महकमे में, डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल विल नहीं है, क्या अमला नहीं है, या प्रोफेशनलिज्म नहीं है जो इनको पकड़ सके? देखें, एक प्रोसीजर इंप्लीमेंट करना और पकड़ा जाना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आज की डेट में भी FBR के पास सारा डेटा है, कितने लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी, कितने लोगों ने गाड़ियां खरीदी, कितने लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्री विजिट के लिए गए, कितने लोगों ने अपने स्टाम्प खरीदे, ये सारा डेटा FBR के पास है। या फिर हाथ नहीं डाल सकते इनके ऊपर? हाथ भी डाल सकते हैं, काम करना पड़ेगा ना। कोई काम करने को तैयार होगा, कोई पॉलिटिकल विल भी हो, क्योंकि सबसे पहले इवन हम FBR को भी इतना मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी ये काम नहीं हो सकता। हमारी पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आती है तो वो बहुत वीक फुटिंग पे खेलने की कोशिश करती हैं। वो समझते हैं कि पूरा मुल्क तबाह हो जाए लेकिन मेरा एक वोट खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन सरदार साहब, आप सही कह रहे हैं, FBR को हम इल्जाम नहीं देते, लेकिन अगर देखा जाए, हकायक को देखा जाए, पाकिस्तान की जमीन हकायक को, टैक्स के निज़ाम को देखा जाए, तो 97% तो विद होल्डिंग टैक्सेस के जरिए टैक्स टारगेट पूरे हो जाते हैं। फिर 3% के लिए पूरा FBR, उसका अमला, वो SROs, तरमीमी बिल, ये सारे फिर 3% के लिए हैं। नहीं, मसला 3% का नहीं है। देखिए, आपको टैक्स मशीनरी चाहिए हुई है। आप खाली ये ना कहें कि बाकी जो मुल्क है वहाँ पे भी जाके देखें, वहाँ पे भी स्टाफ है, वहाँ पे भी ऑडिटर काम करते हैं। सिर्फ बात ये है कि वो जो ऑडिटर काम करते हैं, या हमारे यहाँ जो ऑडिटर इंस्पेक्टर होने चाहिए या जो कमिश्नर होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जिनको इंडस्ट्री का भी पता हो, जिनको ज़मीनी हकायक का भी पता हो, जिनको अपने लॉ की भी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, और सिर्फ डिटेक्शन की ट्रेनिंग नहीं हो। उस डिटेक्शन को रेवेन्यू में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ये अप्रोच, ये ट्रेनिंग उनको होनी चाहिए। बेशुमार आप देखते हैं कि बिलियंस और मिलियंस के ऑर्डर आते हैं लेकिन वो रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं हो पाते। कभी लीगल ग्राउंड्स पे वो रिजेक्ट हो जाते हैं, कभी जो है कंसेप्चुअल बेसिस पे रिजेक्ट हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि क्या आप ये चाहते हैं कि इन्फोर्समेंट ठीक हो। अगर आप चाहते हैं तो ये जो आज एक आया है ओपिनियन के जी हम एक्सपर्ट हायर के, नहीं, ये तो पिछले 5-6 साल से है। जब आप चाहेंगे कि ये होना चाहिए तो ये आप हायर भी कर लेंगे, इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा। आपने 15 साल पहले सेल्स टैक्स में लोग हायर किए थे इंडस्ट्री से, आपने ACCA, CMA हायर किए थे, लेकिन आपने उनको भी 0/0 किया, ना उनको काम करने दिया, ना उनको कोई एडवांस होने दिया उनका कैरियर, और खुदे लाइन लगाए रखा। तो अगर तो आपने ये वाले भी 2000 जो आपने लिमिट रखी है कि हमने हायर करने हैं और उनका वही हाल करना है जो इससे पहले आपने ACMA, ACCA लोगों का हाल किया है, तो बेहतर है कि पैसा जाया ना करें, जैसा निज़ाम चल रहा है उसको चलने दें। अगर आपने वाकई इंडस्ट्री एक्सपर्ट करने हैं तो फिर एक प्रॉपर रेगुलेशंस लेकर आए, रूल्स को तरमीम करें ताकि इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो सके। सरदार साहब, अब जो नॉन फाइलर है, कहावत है एक, कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। तो अगर इस कहावत को हम नॉन फाइलर के ऊपर रखें, नॉन फाइलर कहता है जब पकड़ा जाऊंगा जब देखा जाएगा, क्या मौजूदा जो सिस्टम है, निज़ाम है, वाकई उनको असेस नहीं देता पकड़ने की? हमारे यहाँ टैक्स ब्रॉडनिंग के ऊपर काम नहीं हो रहा। अगर 25 करोड़ लोगों का ये मिल्क है जिसमें 30 लाख रिटर्न आती हैं या 50 लाख रिटर्न आती है, उसमें भी 50% नील की रिटर्न आती है। अगर आप 50 लाख भी ले लें टैक्स पेयर, तो 25 लाख लोग हैं या 20 लाख लोग हैं जो टैक्स देते हैं। थोड़ा दें ज़्यादा दें, ये बात की बात है। अब जब तक लोगों में ये एहसास नहीं होगा कि इन्फोर्समेंट हमें पकड़ सकती है, हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बाहर जहाँ मसाले देते हैं जी, यूरोप में, अमेरिका में बड़ा टैक्स कलेक्शन होता है, लोग टैक्स पे करते हैं, पाकिस्तानी भी वहाँ जाके 100% टैक्स पे करते हैं। ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे है। वो प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए है कि इन्फोर्समेंट ठीक नहीं है, पहली बात, और जब इन्फोर्समेंट है भी तो उनको पता है कि हम दे दिला के भी
निकल सकते हैं। जब तक लोगों के जहन में ट्रस्ट फैक्टर नहीं आएगा कि उनका पैसा ठीक यूज हो रहा है, और जब तक लोगों के दिलों में ये डर नहीं आएगा कि एक दफा एफबीआर ने हमारा ऑडिट खोल दिया तो हमारे लिए पेनल्टियां और सजाएं इतनी ज्यादा होंगी कि हम बच नहीं सकेंगे। और तीसरा ये कि किसी के पास बचने का चांस नहीं होना चाहिए, तब तक कोई टैक्स नहीं देगा। बाहर भी लोग फरिश्ते नहीं है, वो भी सिस्टम के खौफ की वजह से टैक्स। सफदर साहब, बजट तो हर साल पेश होता है, टैक्स अदा भी बढ़ते हैं। एफबीआर को टैक्स टारगेट पूरा करने के लिए कहा जाता है आप टारगेट पूरा करके दिखाएं। जिस तरह मैंने पहले एक सवाल किया था विद होल्डिंग के जरिए, अगर इस पूरे साल को 2025 और 26 के बजट को पास होने के बाद एफबीआर को पूरा साल इन्फोर्समेंट का साल करार दे दें, विद होल्डिंग के जरिए जो टैक्स आए आपने सिर्फ इन्फोर्समेंट करनी है, नए टैक्स पेयर लाने हैं, लाइव सर्वे करने हैं आपने, जैसा नए लोगों को टैक्स में शामिल करना है, तो आप क्या समझते हैं इस साल को इन्फोर्समेंट का करार देकर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं? जी, करना ही यही चाहिए। इन्होंने पीछे जो एक स्कीम आई थी, थोड़ा प्रैक्टिस भी हुई, ऑफिसर जो है वो मार्केटों में भी गए, ताजर दोस्त स्कीम, लेकिन उसमें एतमाद भी नहीं ले सके ना सर, गलती तो डिपार्टमेंट की है। इतमाद में नहीं ले सके, लेकिन जब तक ट्रेडर टैक्स नेट में नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरर चाहे भी तो वो कंप्लायंस नहीं कर सकता ये। हाँ, लेकिन हमारे ये सिस्टम का फ्लॉ है कि जो लोग हैं वो कंप्लायंस करना भी चाहे तो नहीं कर पाते। एक तो ये है कि एक बंदा है जो टैक्स चोरी कर रहा है, एक वो है जो पूरा करना चाह रहा है, जो पूरा करना चाह रहा है वो भी नहीं करना चाहता ना। वो जो मार्केट से चीजें खरीदेगा वो उस पर टैक्स पूरा हो सकता है, या वो ट्रेडर को बेचेगा उस पर वो पूरा टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। तो आपकी सप्लाई चेन में जो आपका अपर एंड है या जो पिछले वाला एंड है, वो दोनों टैक्स कंप्लाई नहीं करते। आप सेंटर में बैठे हुए हैं और आप ही जो है वो फुटबॉल बने हुए हैं एफबीआर के लिए, कभी वो आपको इधर धकेलता है, कभी वो आपको इधर धकेलता है। तो जब तक आप पूरा सिस्टम नहीं करेंगे, जब तक आप ट्रेडर्स को, रिटेलर्स को टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम रहेगी। अदरवाइज जितनी ब्लैक इकोनॉमी और नॉन टैक्स इकोनॉमी है, हम इजीली अपने रेवेन्यू को आज की डेट में भी डबल कर सकते हैं। जितने भी हमारे लोग हैं सिस्टम में, हमारे बहुत से केसेस पड़े, हजारों की तादाद में पड़े हैं। एक एग्रीड असेसमेंट सिस्टम था एफबीआर का, पुराना सर्कल जोन सिस्टम था, जिसके जरिए लोगों को, उस कमिश्नर को पता होता था मेरे जोन में कौन फाइलर है, कौन नॉन फाइलर है, कौन टैक्स दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। एग्रीड असेसमेंट सिस्टम को बहाल होना चाहिए, या पुराने सर्कल जोन को बहाल होना चाहिए। जिस तरह एडीआर इन्होंने बनाया सिस्टम, बैठ के उसको फैसला कर ले, जो आपका बनता है वो जमा करवा दें, या इस तरह एफबीआर के जो हर कमिश्नर के पास एडीआर होना चाहिए। टैक्स पेयर को अदालत जाने के बजाय बैठ के डिसाइड कर लेना चाहिए कि पहले मुझसे टैक्स ले लें। मुमकिन है ये चीज़ें? जो एग्रीड असेसमेंट वाला निज़ाम है उसमें रिश्वत के दरवाजे बहुत खुल जाएंगे। सिस्टम वो होना चाहिए जहाँ पे आपको किसी के साथ बैठ के एग्री नहीं करना चाहिए, आपको एक्चुअल सिस्टम की तरफ लोगों को लेके जाना चाहिए। जो एक्चुअल असेसमेंट है, जो एक्चुअल इनकम है, उसके मुताबिक टैक्स दे। जब एग्रीड की भी बात आती है, सपोज फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, हो सकता है हालात ऐसे ना हो, एक बंदा ऐसा है जिसकी इनकम 10 करोड़ है और उसने 1 करोड़ डिक्लेयर किया, अब वो कमिश्नर के साथ जाके 2 करोड़ पे एग्री कर ले, तो कमिश्नर भी छलांगे मारेगा कि मैंने तो डबल कर लिया, तो वो एक्चुअल से तो 80% नीचे रहेगा। एग्रीड असेसमेंट वाला कंसेप्ट जो है वो फजूल किस्म का कंसेप्ट है। आपका सिस्टम इतना बेहतर होना चाहिए कि कोई भी टैक्स पेयर जो है वो टैक्स इवेजन की तरफ नहीं जा सकता। आपका सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए। नाज़रीन, मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं शेख अदील साहब। शेख अदील साहब, बजट 2025 और 26 को आप किस तरह देखते हैं? आप क्या समझते हैं इसमें क्या बेहतरी आ सकती है मजीद? अयूबी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बजट के बारे में, बजट से जो उम्मीदें थी उसमें थोड़ी बहुत तो पूरी हुई हैं, लेकिन जो ओवरऑल बजट है वो कोई इतना मुनासिब नहीं आया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लोगों को खुश किया गया है थोड़ा बहुत, लाइक प्रॉपर्टी के हवाले से, लेकिन अगर आप ये देखें कि प्रॉपर्टी में इसमें इशू जो है वो ये है कि परचेज़र को तो फ़ायदा दिया गया है, यानी कि जो प्रॉपर्टी परचेज करेगा वो 3% के बजाय अब 1.5% एडवांस टैक्स देगा। इसके बाद फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी ख़त्म की गई है, और इसके बाद इस्लामाबाद वालों के लिए जो फेडरल में रहते हैं उनके लिए एक और खुशखबरी ये थी इस बजट में कि जो स्टाम्प ड्यूटी है वो 4% से कम करके 1% कर दी गई है। लेकिन इसके बरक्स जो प्रॉपर्टी फरोख्त करेगा उसको वो टैक्स में 3 की बजाय 4.5% अदा करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा प्रॉपर्टी बाय करता है, डेफिनेट बात है वो कोई पुरानी प्रॉपर्टी या जो पहले उसने प्रॉपर्टी ली होती है वो सेल भी करेगा। तो अगर इस तरह होता है कि वो कोई बंदा प्रॉपर्टी सेल करके प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है तो उसको तो वो फिर दोबारा 6% ही पे करना पड़ेगा। 4.5% जो पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा आपको सेल पे, और 1.5% आपको पे करना पड़ेगा परचेज पे।
तो इस तरह टोटल मिला के दोनों का तो 6% ही होगा ना सर। मेरे हिसाब से हुकूमत ने बस एक खुश करने के लिए इस तरह कर रहे हैं, तो उसने अपना टारगेट भी पूरा कर लिया और प्रॉपर्टी वालों को खुश भी कर दिया। 1.5% पे ले जा रहे हैं, जबकि अगर वो सेल को 4.5% पे ले जाते हैं और इसको 1.5 पे ले जाते हैं तो वो पूरा 6% ही हासिल करेंगे। लेकिन सिर्फ फ़ायदा किसको होगा? वो होगा जो प्रॉपर्टी परचेज करेगा। दूसरी बात, इसमें एक और बहुत बड़ा स्टेप उठाया है कि अख्तियारात जो हैं सर, उन्होंने जो आपके जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको अनलिमिटेड अख्तियारात दे दिए हैं, चाहे वो रिकवरी का मामला हो चाहे वो और मामला हो। इवन के अब इसमें यह कहा गया है कि अगर एक इंस्पेक्टर FBR का ये समझता है कि कोई बंदा टैक्स फ्रॉड कर रहा है कंपनी का, लाइक ओनर हो, CFO हो या पार्टनर हो, कोई भी हो, डायरेक्टर हो, तो वो उसको गिरफ्तार कर सकता है, जबकि पहले ये अख्तियारात हासिल नहीं थे। अगर इस तरह के अख्तियारात दिए जाएंगे तो इससे बहुत मामला ख़राब होने की उम्मीद है, क्योंकि हर बंदा जो कि एक बिज़नेस कर रहा है उसके दिल में डर होगा कि कहीं मुझे गिरफ़्तार ना कर लिया जाए। एक बहुत बड़ा इस बजट में तजवीज़ दी गई है कि जी जो गिरफ़्तारी वाली, तो इस पर भी हुकूमत को गौर करना चाहिए, क्योंकि हमने बिज़नेस को बढ़ाना है, हमने रेवेन्यू को बढ़ाना है। तो अगर हमने अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि हमें अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अपने बिज़नेस कम्युनिटी पे इतबार करना पड़ेगा। अगर हम इस पे इतबार करते हैं या करेंगे तो हमारा रेवेन्यू बढ़ सकता है। बाकी फेक एंड फ्लाइंग इन्वेस्टिस की या टैक्स फ्रॉड की जो करता है वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मैं इसके हक में हूँ। लेकिन इसको अगर अख्तियारात को अनलिमिटेड कर दिया जाएगा तो वो बहुत प्रॉब्लम होगी और रेवेन्यू मैयत में हमारे काफ़ी कमी आने का खदशा है। बाकी जो बजट का ओवरऑल है, इसमें पहली बार जो छोटी गाड़ियों को फोकस किया गया है, जबकि हमेशा पहले ये होता था कि लग्जरी कार्स को या बड़े आइटम्स को किया जाता था। इस दफ़ा उन्होंने जो लीवी लगाई है वो छोटी गाड़ियों पर भी लगा दी है। और दूसरा ये किया गया है कि जो हम गाड़ियाँ इम्पोर्ट करते हैं तो उस पर पहले 12.5% सेल टैक्स होता था, अब उसको बढ़ा के 18% कर दिया गया है इम्पोर्ट पे। उससे भी गाड़ियाँ महंगी होगी। फिर हमारी जो लीवी है वो 1% से 3% तक गाड़ियों पे लगा दी गई है, उससे भी गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी। बड़ी गाड़ियों का तो कोई इशू नहीं है, जो बंदा 1 करोड़ की गाड़ी खरीद रहा है अगर वो 1 करोड़ 5 की भी खरीद लेता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बड़ी गाड़ी वाले को। लेकिन जो बंदा छोटी गाड़ी खरीदता है उसको अगर वो 35-40 हज़ार या 50 हज़ार भी गाड़ी में बढ़ाया जाता है, छोटी गाड़ी में तकरीबन 4-5 लाख रुपए का फ़र्क पड़ता है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा छोटी गाड़ी लेने वाले को भी। तो इसलिए इसमें बड़ी गाड़ी के ऊपर अगर आपने रेट बढ़ाया है तो उसमें तो इतना इशू नहीं है, लेकिन छोटी गाड़ी वाले के लिए सोचना चाहिए आपको। और इसके बाद और जो मामलात हैं बजट में मैंने जो देखे हैं, बाकी फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ में कमी होगी वो तजवीज़ हमारी मान ली गई है। ओवरऑल बजट मुनासिब है, लेकिन जो तजवीज़ात मैंने आपको अर्ज़ की हैं उसके बारे में ज़रा सोचिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया शेख आदिल साहब, आपने हमें टाइम दिया। सदर साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाजरीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। निज़ाम वैसा होना चाहिए जो बंदा उससे मुतमिन हो, वो छोटा टैक्स पेयर है या बड़ा टैक्स पेयर है, वो ये जाने जो इंसाफ हो रहा है वो सबके लिए यकसा है, बराबर है। ईमानदारी से अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ तो अफसर भी ईमानदारी से अपना टैक्स वसूल कर रहा है। अगर एतमाद की फ़ज़ा बहाल होगी तो टैक्स नेट भी बढ़ेगा, टैक्स बेस भी बढ़ेगी। और ये पूरा साल 2025 और 26 का हुकूमत को भी और FBR को भी चाहिए इन्फोर्समेंट का साल इसको रखें, नए लोगों को टैक्स नेट में लाएं, ताकि जो मौजूदा टैक्स पेयर 78 साल से निशाना बन रहे हैं उनको 2 वक्त का या 2 वक्त सांस लेने का मौका मिल सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।